अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टॉपिक की तरफ हम आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं कि टीचर्स को किस तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प आउट करती है। इट हैज कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इट हेल्प्स द टीचर्स इन द फॉलोइंग वेज। ये एक बेहतरीन टूल है कि टीचर्स को डिफरेंट टाइम स्पेन में जो है उसकी हेल्प आउट करती है। जैसे मैंने इसके कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए हैं और उनको मैं एलेबोरेट कर रहा हूं। मजीद इसके ऊपर आप खुद भी जरा सा डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। नंबर वन, टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट टाइम स्पैन में डिफरेंट चेंजेस होती रहती हैं। कैसे? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं? यानी आप बच्चे को देखते हैं कि वो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, डिफरेंट फेजेस में उनके अंदर डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आते रहते हैं। उनको अंडरस्टैंड करना टीचर्स के लिए हेल्प आउट जो करती है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ। छोटे होते हुए बच्चे की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बिहेवियर में। जरा बड़ा होता है तो कुछ और हो जाते हैं, फिर कुछ और बड़ा होता है तो कुछ और हो जाते हैं, कुछ और बड़ा होता है तो कुछ और हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों से बड़ों वाली एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। तो ये जो होते हैं, हमें जो गाइडेंस मिलती है टीचर्स को वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलती है कि इस लाइफ स्पैन में वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, आगे जाके इस एज में क्या होगा, इस एज में क्या होगा। टू नो द लर्नर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक अपने लर्नर को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कैसे उसे एजुकेट करेंगे। उसकी इंटरेस्ट, स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं उनकी क्या इंटरेस्ट है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है, इनेट कैपेसिटीज क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या है, सोशली वो कैसे हैं, इमोशनली वो कैसे हैं। अपने क्लासरूम के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है ना वो आइसोलेटेड होते हैं, बहुत ही अलग से बैठने वाले होते हैं, कुछ बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत शरारती हैं। ये टीचर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो शरारती नहीं है, उसके पास क्वालिटीज ज्यादा है, उसकी एबिलिटीज ज्यादा है। आप उसकी जो पावर्स है उनको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आपने किस तरह उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी एबिलिटीज हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कैसे पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना है। उसके हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड एस्थेटिक नीड्स उसकी। ये सब की सब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर ही आती हैं। फिर है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग। अब ज़ाहिर बात है, आपने जो हमने कंट्रोल्ड एक एटमॉस्फेयर बना रखा है उसको अंडरस्टैंड करना भी साइकोलॉजिकल जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि जब तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप देखते हैं कि हमें इसके बारे में भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। टीचर अगर एक क्लासरूम के अंदर उसके उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ही वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर सम गुड लेसन। अब इसके क्या है, वेरियस अप्रोचेस टू द लर्निंग प्रोसेस। आप देखते हैं कि मैंने क्लासरूम के अंदर एक मेथड जो मैंने यूज किया है वो मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तो इसलिए टीचर्स को डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट मेथडोलॉजीज आनी चाहिए कि एट द स्पॉट उसने किस तरह कौन सा मेथड यूज करना है। यानी ये भी एक किस्म का प्लानिंग होती है। आप प्लानिंग करें कि प्लान ए मेरा अगर सक्सेसफुल नहीं है तो प्लान बी, प्लान बी नहीं है तो प्लान सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम देखते हैं वो कुछ रेमेडियल मेजरमेंट्स ले ले कि रेमेडियल मेजरमेंट्स के थ्रू उनके थ्रू जो है बच्चों को एजुकेट करें।
ये सारी की सारी जो चीजें हैं, टीचर्स को गाइडेंस जो मिलती है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलती है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस। हम सब इंसान हैं, क्लास के अंदर सब एक एज के बच्चे बैठे होंगे मे बी, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको एक दूसरे से इंडिविजुअल करते हैं। मसलन कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मीडियोकर होते हैं। तो अब जो कुछ ऐसे मैंने बीच में बता दी है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकते हैं, कुछ बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। अब हमने तो क्लासरूम के अंदर एक टीचर ने पूरी तमाम क्लास के जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा ही लेके चलना होता है। तो उसको जो बैकवर्ड है उसको भी लेके चलना है, जो गिफ्टेड है उसको भी लेके चलना है। फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज बच्चे भी होते हैं, तो इनको किस तरह डील करते हैं, ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प आउट करती है टीचर्स को। उसके बाद है हमारे पास टू सोल्व क्लासरूम प्रॉब्लम्स। क्लासरूम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्टूडेंट्स की वजह से हो सकती हैं। तो उनको कैसे डील किया जा सकता है, यानी बच्चों के बिहेवियर्स होते हैं, उनको बिहेवियर्स को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को आपने उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको पॉजिटिव वे में किस तरह यूज करना है, ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है। टू डेवलप नेसेसरी स्किल्स। अब कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, according to the lesson, according to the age of the students, according to their growth level, according to their mental capacity, हमने इन चीजों को माइंड में रखना है और हमने देखना है कि मेंटेन अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसके अंदर आपके इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तभी देखिए टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर इंटरलिंक्ड। टीचिंग हो रही है, लर्निंग नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि देयर इज एनी फॉल्ट। तो उस फॉल्ट को कवर करने के लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी को पहले स्टडी करना पड़ता है। टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, वही जो मैंने अभी पहले बात की, ये सारी बातें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब क्या है, डिस्कवर अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल्स। आप देखते हैं बच्चे आपसे जो है वो लर्निंग नहीं कर रहे, लर्निंग का आपको आउटकम्स जो है वो नहीं आ रही, तो आप क्या करें, प्ले वे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप उनको यूटिलाइज कर लें। आप देखें कि कैसे बच्चों की पार्टिसिपेशन करानी है, बच्चों को कैसे एक्टिव करना है। पैसिव लर्नर होके बच्चे बैठे होते हैं, परेशान होके बैठे होते हैं, उनको सबको इकट्ठा लेके कैसे चलना है, दैट इज द आर्ट ऑफ द टीचर। और ये आर्ट हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत अच्छे वे में गाइडेंस प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द चाइल्ड। बहुत सारे बच्चों के पास देखें ये हेरिडिटी जो है बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं और एनवायरनमेंट जो है फिर उसको और स्किलफुल करता जाता है और बच्चा जो है वो एक प्रोडक्टिव हो जाता है। इसी तरह टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो मेंटल हेल्थ को माइंड में रखे, मेंटल हेल्थ का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। अब जो टीचर इन चीजों को पढ़ते ही नहीं है, यानी जिनको ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टैकल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी मेंटल हेल्थ, मेंटली कुछ बच्चे बहुत इल होते हैं, तो उनको कैसे आपने जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, किस तरह आपने कुछ ऐसी रेमेडीज जो है वो डिजाइन करनी है या उसे बतानी है या उसके ऊपर कुछ अमल करना है, ताकि हम उन मेंटली इल बच्चों को भी जो है वो पॉजिटिव की तरफ लेके आ जाए। टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी करिकुलम डिजाइन हो रहा होता है तो उस डिजाइनिंग के टाइम आपने बच्चों को माइंड में रखना है, उनकी एज, उनका बैकग्राउंड, क्लास लेवल, ये सारी की सारी बातें आपने माइंड में रखनी है। दिस इज आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। अब आप बैठ के 5 क्लास में आप जो है वो ड्राइंग करवाना शुरू कर दें,
बच्चों को अल्फाबेट्स जो है वो ड्राइंग के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सूटेबल नहीं है। इसी तरह प्ले ग्रुप्स के बच्चों से आप एक्सपेक्ट करें कि वो जो है 5 क्लास के बच्चों की तरह बिहेव करें, तो दैट इज नॉट सूटेबल। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग कैसे की जाती है, गाइडेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो शेयर करते हुए भी घबराते हैं। इससे बेहतर कि आप उसे स्कॉल्ड करें, आप उसे टैग करें, आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर दें, उसे काउंसलिंग करें। काउंसलिंग के भी डिफरेंट वेज होते हैं। एक काउंसलिंग होती है इंडिविजुअल काउंसलिंग, आप बच्चे को सेपरेट बुलाएं और उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करें। एक होता है आप देखते हैं कि ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ होल क्लास, तो फिर आप कलेक्टिव काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद है हमारे पास टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ एवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। आपने आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल के बच्चे को जो है असेस करने जा रहा हूँ, किस लेवल के बच्चे को मैं जो हूँ, किस लेवल के बच्चे को मैं एवेल्युएट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए उसी हिसाब से ही बनाएं। और ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग में तभी जब तक आप एवेल्युएट नहीं करते तो आपको पता क्या चलेगा कि आपने बच्चे को कितना पढ़ाया था, उससे कितना समझ आया और वो कितना प्रोडक्टिव हुआ। और हमारे पास टू नो हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीचर को जब तक अपने बारे में नहीं पता, तो तब तक वो किसी को क्या पढ़ाएगा, वो किसी को क्या समझेगा। आपको अपने बारे में समझने के लिए, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन से आपके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, इनको कैसे कवर किया जा सकता है। तो इसको लर्निंग के लिए भी आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बड़ी हेल्पफुल साबित होती है टीचर्स के लिए। उसके बाद है हमारे पास प्रोफेशनल ग्रोथ, इनोवेटिव थिंकिंग, यानी आप प्रोफेशनल ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल टीचर हो, आप जब पढ़ाने जाएं तो आपका इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको बेस प्रोवाइड करती है, हेल्पफुल साबित होती है कि आप किस तरह अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, अपने आप को प्रोफेशनली और मजीद इनहेंस कर सकते हैं, किसी तरह आप इनोवेटिव हो सकते हैं और नई चीजें। तो इसके लिए ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, ये स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान में इंटरलिंक्ड हैं और इन दोनों के बारे में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बेटर वे में गाइडेंस